हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके साइट और इसके प्रिकर्सर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। चलो इसको शुरू करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है? जब हम लोग किसी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जब किसी सेल में या बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखते हैं, ये जो प्रोसेस होता है यूनिवर्सल होता है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होने का क्या मतलब है? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे में होते हैं। इसको इसलिए हम इसको कहते हैं ये यूनिवर्सल है। अब देखते हैं साइट है, जो हमारा साइट, मेनली इसका साइट क्या है? एनिमल्स में क्या इसका साइट है? ये मेनली किसमें होता है? लीवर में होता है। और किसमें होता है? हमारे कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। एनिमल में इसका साइट क्या है? ये हमारे लीवर में होता है और कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। एक नॉर्मल कंडीशन में, मतलब सेल नॉर्मल हेल्दी सेल, एक नॉर्मल कंडीशन में 85 से 95% ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में होता है। एक नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है लीवर में 85 से 95% तक होता है। बाकी बचा हुआ किडनी के कॉर्टेक्स में हो जाता है। लेकिन अगर एक कोई मान लो स्टार्वेशन हो जाए, या फिर स्टार्वेशन हो जाए, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, या फिर कोई अगर ऐसा कंडीशन है स्टार्वेशन हो जाए या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स किडनी का, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी होता है जो हमारा, ये क्या करता है? 50% ग्लूकोनियोजेनेसिस ये कर लेता है। ये जब एक स्टार्वेशन हो जाता है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उस टाइम क्या करता है? कॉर्टेक्स ऑफ किडनी जो होता है वो 50% ग्लूकोनियोजेनेसिस खुद कर लेता है। अब ये हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? जब किसी सेल में, किसी बॉडी में एक बॉडी फ्लूइड है, मतलब जो हमारी बॉडी फ्लूइड है, अगर बॉडी फ्लूइड की एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड की एसिडिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, या फिर कह सकते हैं पीएच डिक्रीज कर जाती है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसका हम प्रिकर्सर देखते हैं। प्रिकर्सर में क्या होता है? इसका प्रिकर्सर देखते हैं हम। प्रिकर्सर, अब इसका प्रिकर्सर क्या होता है? प्रिकर्सर जो हमारा होता है, पहला प्रिकर्सर होता है हमारा ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट। ग्लाइकोलिटिक मतलब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोडक्ट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल में लैक्टेट, पायरुवेट, ये हो गया हमारा। और दूसरा क्या हमारा? इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। और तीसरा क्या हमारा? अमीनो एसिड्स, ठीक। तो इसका प्रिकर्सर क्या है? ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट जैसे लैक्टेट, पायरुवेट और इंटरमीडिएट्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल्स और अमीनो एसिड। जितने भी सारे अमीनो एसिड्स हैं, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट, सारे अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड है सारे के सारे अमीनो, केवल एक्सेप्ट दो अमीनो एसिड को छोड़कर, लाइसिन और ल्यूसीन को छोड़ के जितने अमीनो एसिड है वो सारे के सारे एज ए प्रिकर्सर काम करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब ऐसा क्या है लाइसिन और ल्यूसीन के केस में कि ये प्रिकर्सर काम नहीं करता है, एज ए प्रिकर्सर काम नहीं करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और जितने भी अमीनो एसिड एज ए प्रिकर्सर ग्लूकोनियोजेनेसिस में एज ए प्रिकर्सर काम करते हैं, उस अमीनो एसिड को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो
एसिड्स, जितने भी अमीनो एसिड, ऑल द अमीनो एसिड विच एक्ट एज अ प्रिकर्सर इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस दोज अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड्स। अब ऐसा क्या होता है ल्यूसीन और लाइसिन के केस में, जो ये एज ए प्रिकर्सर काम नहीं कर सकते। ये एज ए प्रिकर्सर काम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब ल्यूसीन और लाइसिन और ल्यूसीन का डिग्रेडेशन होता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए। जब लाइसिन और ल्यूसीन का डिग्रेडेशन होता है तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म करते हैं। इसके वजह से ये जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये हमारा 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल 2 ही कार्बन कंपाउंड होते हैं। इसके वजह से तो जो हमारा एनिमल होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, केवल वही केमिकल कंपाउंड एज ए प्रिकर्सर काम कर सकते हैं, ग्लूकोनेजेनिस में एज ए प्रिकर्सर काम कर सकते हैं, जिसमें 3 या 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, केवल वही एज ए प्रिकर्सर काम कर सकते हैं, एज ए प्रिकर्सर काम कर सकते हैं जिसमें 3 या 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। तो इसमें क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम केवल 2 ही कार्बन कंपाउंड है, इसलिए ये प्रिकर्सर काम नहीं कर सकता। सिमिलरली इसीलिए फैटी एसिड भी सेम रीजन है, फैटी एसिड भी जो हमारे फैटी एसिड्स हैं ये भी ग्लूकोनेजेनेसिस में प्रिकर्सर की तरह काम नहीं करते हैं। इसीलिए सेम रीजन वैसे, क्योंकि ये भी जब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसलिए इस फैटी एसिड भी एज ए प्रिकर्सर काम नहीं करता ग्लूकोनियोजेनेसिस में। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम हमारा फैटी एसिड से डिग्रेडेशन के बाद मिला है, प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। एज ए प्रिकर्सर हम लेते हैं पायरुवेट को। जब पायरुवेट को लेते हैं हम, पायरुवेट जो हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होगा हमारा ऑक्जेलो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी मॉलिक्यूल। फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट in the presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase phosphoenol pyruvate in the utilization of GTP molecule। ठीक, ये होता है हमारा। अब देखो, अब ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये किस में पाया जाता है, केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्योरली माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ये किस में पाया जाता है, केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। और ये जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, साइटोसॉल में भी हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। ठीक, अब देखो क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, इन ह्यूमन में क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ह्यूमन में क्या होता है, ये बोथ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और साइटोसॉल में मिलता है। ह्यूमन में क्या होता है, बोथ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारा रैट होता है और माउस, रैट माउस में क्या होता है हमारा, ये जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, ये हमारा किसमें पाया जाता है, केवल किसमें पता है, साइटोसॉल में पाया जाता है। ठीक, साइटोसॉल में पाया जाता है। और जो हमारा चिकन्स होता है, चिकन्स, चिकन्स हो गया, रैबिट हो गया, इसमें क्या होता है, ये हमारे प्योरली माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं। प्योरली माइटोकॉन्ड्रियल का मतलब क्या है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रियल में ही पाए जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब जिसमें ये दोनों में पाया तो उसमें क्या होगा
कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, फिर ऑक्जेलो एसीटेट फॉस्फोनिल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फोनिल पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसॉल में आएगा, फिर वहाँ पे ग्लूकोनेजेनेसिस में चला जाएगा। अब प्रॉब्लम का है जो है, प्रॉब्लम वहाँ अराइज होती है जहाँ पे जो फॉस्फोनिल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज है वो हमारा साइटोसॉल में पाया जा रहा है। उसमें क्या होता है, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट जो है ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अब हमारा जो ऑक्जेलो एसीटेट जो हमारा फॉस्फोनिल पाइरुवेट में बनना है, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो तो हमारा साइटोसॉल में है। यहाँ पे हमारा फॉस्फोनिल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज हमारा साइटोसॉल में, ये हमारा किस में है, साइटोसॉल में है। तो अब ये ऑक्जेलो एसीटेट को हम बाहर लाएंगे साइटोसॉल में, तो बाहर हम तो अपनी मर्जी से ला नहीं सकते। और बाहर कैसे आएगा, बाहर कैसे, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे एक हमारा ट्रांसपोर्टर हो जो ऑक्जेलो एसीटेट को बाहर ला दे साइटोसॉल में तो हो जाएगा, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्टर तो है लेकिन ऑक्जेलो एसीटेट का नहीं है बल्कि किसी और बायोमॉलिक्यूल का है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्जेलो एसीटेट होगा ये कन्वर्ट होगा, ये हमारा कन्वर्ट होगा मैलेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, मैलेट में। ये किसमें कन्वर्ट होगा, मैलेट में, बाय द एक्सपेंस ऑफ NADPH NADP प्लस, बाय द एक्सपेंस ऑफ NADPH मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट में। फिर ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ जाएगा हमारा साइटोसॉल में। जो जैसे ही साइटोसॉल में आएगा ये मैलेट हमारा, जैसे ही साइटोसॉल में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोनिल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज मैलेट पे वर्क करेगा। ये मैलेट पे मैलेट पे नहीं, जैसे ही ये मतलब मैलेट साइटोसॉल के बाहर आएगा मैलेट, उसके बाद मैलेट साइटोसॉल में आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में। फिर जैसे ही मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा साइटोसॉल में, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। जैसे ही फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में करेगा, फिर ये फॉस्फोइनॉल किस में कर चला जाएगा, हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस में। एक बार मैं पढ़ा था, देखो जब एक बार और बताता हूँ, जब वो हमारा जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो हमारा फॉस्फोनिल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज क्या है, साइटोसॉल में मिलता है, उसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा नहीं होता है कि उसके पास ट्रांसपोर्टर हो जो ऑक्जेलो एसीटेट को साइटोसॉल में ला सके और फिर वो फॉस्फोनिल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट हमारा किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट में। फिर मैलेट जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोसॉल में आएगा। फिर साइटोसॉल में आने के बाद मैलेट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऑक्जेलो एसीटेट में। फिर ऑक्जेलो एसीटेट के ऊपर एंजाइम का एक्शन होगा फॉस्फोनिल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज का। फिर ये ऑक्जेलो एसीटेट किसमें बदल जाएगा, फॉस्फोनिल पाइरुवेट में। फिर ये फॉस्फोनिल पाइरुवेट किसमें चला जाएगा, ग्लूकोनेजेनेसिस में चला जाएगा। वहाँ पे उसके बाद इसका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अब चार्ट, इसके बाद हम आगे देखते हैं। जो हमारा पाइरुवेट है, जो पाइरुवेट हमारा कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फिर उसके बाद जो हमारा PEP है कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीज आयन। उसके बाद हमारा जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। उसके बाद 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में के हेल्प से। फिर उसके बाद जो हमारा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोज एंजाइम एंड Zn+2। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो हमारा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम के हेल्प से। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो हमारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा कितने मतलब एनर्जी का कंजम्पशन होता है ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा 4 ATP मॉलिक्यूल का और 2 GTP मॉलिक्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव साइड में देना है।
अब ये कंजम्पशन होता क्या है, जब हम पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाते हैं, जैसे एक भी जब हम लोग पायरुवेट से पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, तो वहाँ पे क्या एक एटीपी का मॉलिक्यूल लगता है। फिर इसका जो ऑक्जेलो एसीटेट से हम बनाते हैं फॉस्फेनॉल पायरुवेट, तो वहाँ पे एक जीटीपी मॉलिक्यूल का यूज होता है। ठीक, अब एक मॉलिक्यूल जो हमारा है यहाँ पे यूज होता है, जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है, तब यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज होता है। तो टोटल हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन हो गया और एक जीटीपी मॉलिक्यूल का। ठीक, तो जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो बायोमॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारे दो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, 2 के मल्टीप्लस 2 बायोमॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, 2 के बायोमॉलिक्यूल होते हैं इसलिए इसमें, तो इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा हो जाता है 4 एटीपी और 2 जीटीपी। तो इस पूरे जो हमारा ग्लूकोनेजेशन प्रोसेस है उसमें 4 एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है और 2 जीटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है। तो आज का वीडियो इतना है। अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।